जुड़े हुए हैं जेडीयू प्रवक्ता, साथ ही साथ संतोष पाठक जी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। चितरंजन गगन हमारे साथ अब आरजेडी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत चितरंजन जी आपका। और रवि उपाध्याय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चितरंजन गगन जी, आप ही से सबसे पहला रिएक्शन लेना चाहूंगी। कुर्नी में चूंकि ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है महागठबंधन के लिहाज से भी, आपने अपनी सीट छोड़कर इसे जेडीयू को दिया है, इस लिहाज से भी बहुत जरूरी है, परसेप्शन के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। लेकिन बीजेपी ने लीड ली है यहां पर। पहले अगर राउंड की टेबल की काउंटिंग की बात की जाए तो इसे किस रूप में देख रहे हैं? विभा जी, अभी तो पोस्टल बैलेट का शुरुआती रुझान है, अभी इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर महागठबंधन भारी मतों के अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। ईवीएम जब काउंटिंग शुरू होगा उसके बाद देखिएगा आप, और आश्वस्त हैं पूर्ण रूप से कि वहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है, वन साइडेड है। महागठबंधन के पक्ष में मतदाताओं का समर्थन मिला है, इसलिए भी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। तो इसमें चितरंजन जी, ईवीएम की काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है, पोस्टल बैलेट कंप्लीट हो चुका है, अब ईवीएम की काउंटिंग की शुरुआत हुई है। पहले राउंड में जो लेटेस्ट जानकारी हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, वो यही कि बीजेपी लीड कर रही है। पहले राउंड में उसके कैंडिडेट जो है वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। नहीं विभा जी, अभी जो फर्स्ट रुझान जो आया है ये पोस्टल बैलेट का आया है, अभी ईवीएम का नहीं आया है। आप कंफर्म हो लीजिए अपने वहाँ के जो रिपोर्टर हैं। बिल्कुल, मैं इस इंफॉर्मेशन को भी कंफर्म करती हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वीआईपी और एआईएमआईएम इन दोनों फैक्टर्स को आप कोई फैक्टर मानते हैं इस सीट के लिए, कुर्नी के लिए? नहीं, वहाँ पर सीधी लड़ाई महागठबंधन और भाजपा के बीच में रहा है, इसलिए ये जो भी दल हैं इनका कोई वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई महत्व हम नहीं समझते हैं कि कोई ऐसा कुछ है। लेकिन गोपालगंज में आपने भी देखा था आखिर तक 2020 टाइप का मैच चल रहा था कि आखिर तक लग रहा था कि पता नहीं कौन जीत जाए, कौन आगे बढ़ जाए। बहुत इंटरेस्टिंग वहां का चुनाव नजर आया जब उपचुनाव वहां चल रहे थे। क्या आपको लगता है कि यहाँ कुर्नी में भी वही कमोबेश स्थिति होगी, या फिर बहुत क्लियर, बहुत हाफ एंड ये जैसे ही चूंकि एक राउंड की टेबल की काउंटिंग पूरी होगी तो आपको लगता है कि ये मार्जिन पहले से ही लंबा होगा? विभा जी, वो कहावत है, जीता वही सिकंदर। गोपालगंज की आप चर्चा कर रही हैं, तो गोपालगंज में हम लोग हारे नहीं हैं। वहाँ पर वह परंपरागत सीट रहा है भाजपा का, और लगातार वहाँ से भाजपा जीती रही है। जहाँ पर 36,000 से कभी मैंने चुनाव जीती थी भाजपा, वहाँ पर जो है सो मात्र कुछ 100 वोट के मार्जिन से चुनाव जीती है। इसलिए गोपालगंज को हम लोग यह नहीं मानते हैं गोपालगंज में हार गए। और देखिए बड़ी जानकारी, कुर्नी में बीजेपी इस वक्त आगे चलती हुई। कुर्नी में वोटों की गिनती जो है वो अब बैलेट की कंप्लीट हो चुकी है, ईवीएम की चल रही है। कुर्नी में वोटों की गिनती, बीजेपी के केदार गुप्ता इस वक्त आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में बीजेपी आगे है, और ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। पहले राउंड में बीजेपी ने लीड के साथ शुरुआत कर दी है कुर्नी उपचुनाव पर, जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के पहले इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि पहले राउंड में बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। बीजेपी के कैंडिडेट केदार गुप्ता जो हैं वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं, वो आगे चल रहे हैं। पहले राउंड की ये जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आप चारों तरफ अगर नजर दौड़ाएंगे तो गुजरात, हिमाचल, दो महत्वपूर्ण स्टेट, और इन दोनों ही स्टेट को लेकर क्या है जानकारी लेटेस्ट, वो आपके सामने आंकड़ों के जरिए टैली के तौर पर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहले राउंड में कुर्नी की अगर बात करें तो वोटों की गिनती जो है उसमें पहले राउंड में बीजेपी कैंडिडेट केदार गुप्ता जो है वो लीड कर रहे हैं। और सीधे लाइव रिजल्ट हब लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी शिप्रा के पास। शिप्रा, क्या लेटेस्ट जानकारी इस वक्त लाइव रिजल्ट हब से? जानकारी तो लगातार हम बता रहे हैं दर्शकों को विभा, और तस्वीरों के जरिए, स्क्रीन पर टैली के जरिए हर एक अपडेट बता रहे हैं। लेकिन इन चुनाव के मायने को समझना भी बेहद जरूरी है कि आखिर जो दो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां के जो रिजल्ट आएंगे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से ये चुनाव किया जा रहा है, जो ताकतें दोनों ही पार्टियों की तरफ से झोंकी गई, जो एक चैलेंज दिया गया उसको किस तरीके से देखा जा रहा है। तो उन दो राज्यों के चुनाव को लेकर बातचीत करते हैं, और हमारे साथ जो है हमारे एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही बातचीत करके जान लेते हैं कि क्या कुछ वो इस चुनाव को देखते हैं। मनोज सर, आप कैसे इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं? जैसे कि अगर हिमाचल और गुजरात की बात करें तो सारी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन एग्जिट पोल और जो नतीजे हैं, डिफरेंस क्या दिख रहा है? जो एग्जिट पोल
जनरली जो है कई बार जो है ना, और खासकर पिछले अगर 2 दशक से अगर हम देखें तो एग्जिट पोल जो है लगातार जो है ना गलत साबित हुए हैं। तो एग्जिट पोल अब तो खैर रियल जो है चुनाव परिणाम अब धीरे धीरे आने लग जाएंगे। शुरुआती रुझान आए हैं। तो सबसे पहले हम कुर्नी की बात कर लें, हमारा चैनल न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, जहाँ पे कुर्नी में आपका थोड़ा सा हाँ अभी चुनाव परिणाम जो है उसके शुरुआती संकेत आने लगे हैं। फर्स्ट राउंड में बीजेपी आगे है। सबसे पहले बात कर ले कुर्नी की कि कुर्नी जो है वो क्यों अहम है बिहार की राजनीति के लिए। तो देखिए ऐसा है कि महागठबंधन करीब 4 महीने पहले एक महागठबंधन ने नया आकार लिया और नीतीश जो है वो बीजेपी से अलग होकर फिर से जो है आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। कुर्नी एक ऐसी विधानसभा सीट है जहाँ पे अगर आप जातीय समीकरण के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ सभी जातियाँ जो है जितनी भी जातियाँ हैं सबका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए एक केस स्टडी के रूप में इसको आप देख सकते हैं। सवर्णों की भी ठीक ठाक संख्या है, पिछड़ों की भी संख्या है, पिछड़ी जातियाँ जो है उसमें अति पिछड़ी जातियाँ हैं उनकी भी संख्या है, और जो दलित हैं उनकी भी संख्या है। बिहार में जो जातीय समीकरण के लिहाज से ये महागठबंधन तैयार हुआ, तो यहाँ पे ये अब देखना दिलचस्प होगा कि जिन जातीय समीकरण का ख्याल रखते हुए ये महागठबंधन बना, क्या वो जातीय समीकरण जो है जिन पार्टियों ने जिनको ध्यान में रख कर रखा है, क्या उनके पाले में जाता हुआ ये जातियाँ दिख रही हैं। तो एक तो ये इसका पता चलेगा, और इसी जातीय समीकरण के आधार पे ये फिर 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें जो बड़ी पार्टियां हैं उसका ख्याल रखेंगी। दूसरा ये है कि ये इसलिए भी अहम है कि आप इसका अंदाज़ ये लगाइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जो है वो चुनाव प्रचार के लिए आए। तेजस्वी यादव ने संभवतः शायद 2 जो है उन्होंने चुनावी दौरा किया। हाँ, उन्होंने 2 चुनावी रैलियां की, और लगभग जो है तमाम जो महागठबंधन के बड़े मंत्री हैं वहाँ पे उन्होंने कैंपेन किया था। तो महागठबंधन बनने के बाद जातीय समीकरण के लिहाज से तेजस्वी यादव जो है उप मुख्यमंत्री, और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ शिप्रा अपने दर्शकों के लिए एक नई जानकारी कि बीजेपी यहाँ पे 2000 मतों से आगे है कुर्नी में। तो यानी कि शुरुआती जो रुझान है उसमें बीजेपी अभी ठीक ठाक करती हुई दिख रही है। 2000 का विधानसभा के लिहाज से जो है वो ठीक जो है वो अंतर माना जा सकता है शुरुआती रुझान के लिहाज से। तो एक तो स्थानीय बिहार की राजनीति के लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तेजस्वी यादव ने खुद जो है इस कुर्नी को जो है प्रतिष्ठा की सीट उन्होंने बनाई। ये सीट जो है जेडीयू की सीट हुआ करती थी कुर्नी, लेकिन आरजेडी ने जो है ये सीट जेडीयू को दिया, और खुद तेजस्वी यादव ने यहाँ पे जम के कैंपेन किया है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये इनकी भी जो है सियासी परीक्षा है तेजस्वी यादव की। तो ये तो हुई कुर्नी विधानसभा सीट की बात। इसका जो चुनाव परिणाम आएगा इससे जो है आगे की राजनीति जो है वो तय होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम आते हैं गुजरात की बात करते हैं। देखिए गुजरात जो है ना, गुजरात विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं आएंगे, अभी तो शुरुआती रुझान है, और फर्स्ट राउंड में जनरली क्या है कि वो बैलेट बॉक्स पे ही जो है वो उसकी गिनती होती है, उसी से रुझान निकल के सामने आते हैं। उस लिहाज से बीजेपी तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि बहुत आगे है, और ये कह सकती हैं आपकी जो एग्जिट पोल जो था उसके आसपास शुरुआती रुझान जो है वो दिख रहे हैं। बहुत स्वाभाविक है, जिस तरीके से बीजेपी यहाँ आगे बढ़ रही है वो ये बता रहा है कि दिल्ली और पंजाब के कंपैरिजन में गुजरात बिल्कुल अलग है, वहाँ की जनता बिल्कुल अलग सोचती है। अगर आप देखें तो विपक्ष ने गुजरात को जो है प्रधानमंत्री का ये गृह प्रदेश है, तो प्रधानमंत्री का ये गृह प्रदेश है, इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी कोशिश कर ली। कांग्रेस की समस्या ये रही है कि वहाँ पे कांग्रेस की कोई लीडरशिप नहीं है, उसका कोई नेतृत्व वहाँ नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया। अरविंद केजरीवाल जितनी ताकत लगा सकते थे उन्हें पूरी ताकत लगाई। अरविंद केजरीवाल की रणनीति क्या रही इस चुनाव में? उनकी रणनीति थी कि भाई प्रधानमंत्री का ये गृह प्रदेश है, अगर हम नरेंद्र मोदी को उनके घर में पटकनी दे देंगे तो फिर हमसे बड़ा नेता कोई नहीं होगा हिंदुस्तान में मोदी के खिलाफ। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने ये दिखा दिया कि भाई वो पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नेता हैं,
और जब बंगाली या बांग्ला अस्मिता की बात आएगी तो लोग जो है वो ममता बनर्जी को पसंद करेंगे। वैसा ही गुजरात में हुआ। गुजरात ने दिखा दिया कि बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, वहाँ सब एक ही जानते हैं नेता कौन, मोदी। ये फिर से जो है इस्टेब्लिश हुआ। जिस तरीके से जो चुनावी रुझान आ रहे हैं, अगर ये चुनावी रुझान चुनाव परिणाम में तब्दील होते हैं तो इससे ये भी एक बात निकल के आ जाएगी कि जिस तरह से केजरीवाल मुफ्त खोड़ी की जो राजनीति करते हैं कि हम ये मुफ्त दे देंगे, हम 1000 रुपये हर महिला को हर महीने में दे दिया करेंगे, बिजली पानी सड़क सब कुछ मुफ्त, उसको ये साबित हो जाएगा कि गुजरात की जनता जो है मुफ्तखोरी में यकीन नहीं करती है। इस मुफ्तखोरी को वो ठुकरा देती है, उसे मुफ्त में कुछ भी नहीं चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि पहले ही विधानसभा चुनाव जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो पहले विधानसभा चुनाव में उनके सामने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा संकट आया था। लोग आए थे कि भाई किसान जो है मुफ्त बिजली की मांग कर रहे हैं, तो आप मुफ्त कर दीजिए। मोदी ने कहा, मैं लोगों से पूछा कि मैं आपको मुफ्त में बिजली दूं या 24 घंटे बिजली दूं, तो लोगों ने कहा कि भाई हमें 24 घंटे बिजली दें, राइट। और उसके बाद उन्होंने मुफ्त में बिजली कहा कि मैं फिर मुफ्त में आपको बिजली नहीं दूंगा। तो ये एक बार फिर साबित हो गया, लोगों को भरोसा है नरेंद्र मोदी पे। और गुजरात में ये जो जीत होने जा रही है ये ऐतिहासिक जीत है। याद रखिए पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी और बीजेपी जो है 3 के आंकड़े को नहीं छू पाई थी, 99 सीट्स मिली थी। तो उस लिहाज से ये जो अभी आंकड़ा बता रहा है शायद संभवतः 130 के आसपास दिख रहा है और ये बढ़ता नजर आ रहा है, 138 पे पहुंच गया है। तो ये ऐतिहासिक जीत होगी। बीजेपी को इतनी सीटें कभी आई नहीं। इवन 2002 में जो दंगे के बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी इतनी सीटें संभवतः नहीं आई थी। तो ये बहुत बड़ी जीत होगी और ये तो मुहर लग जाएगी। भाई अगर हिमाचल को देखें, हमेशा से वहाँ पे ऐसा हुआ है कि कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, क्या इस बार रिपीट हो पाएगी बीजेपी? अभी जो चुनावी रुझान आए हैं उसमें ये दिख रहा है कि कांग्रेस को एज है। कांग्रेस को अभी कितनी सीटें आप कुछ बता पाएंगे, देख पा रहे हैं? कांग्रेस में भी 40 के आसपास सीटें कांग्रेस को है और इस बार भी आगे चल रही है। लेकिन जो शुरुआती रुझान में से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी तकरीबन 100 सीटों पर आगे चली, शुरुआती रुझान है। और बड़ी बड़ी जो सीटें हैं उसमें बीजेपी आगे चल रही है सर फिलहाल। तो शुरुआती रुझान में अभी आप कह सकते हैं कि बीजेपी आगे। वहाँ पे ट्रेडिशनली जो है वहाँ बीजेपी, हिमाचल प्रदेश में जनरली ऐसा ही रहा है। बारी बारी से वहाँ की जनता जो है पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो ये मौका देते हैं, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस। तो और ये ताजे आंकड़े जो आई थिंक बीजेपी 29 और कांग्रेस 37 और आप यहाँ पर 0 पर है, अदर्स जो है वो 2 पर है। तो यानी कि यहाँ पे लग रहा है कि फिर से रिपीट नहीं होगी, अल्टरनेट ही चलेगा। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है, अब बड़ी दिलचस्प बात है, राहुल गांधी यहाँ पे नहीं गया है। राहुल गांधी लगातार जो है वो पदयात्रा पे हैं। एक दिन के लिए राहुल गांधी ये गुजरात तो गए भी, राजकोट में उनकी सभा हुई थी, हिमाचल इनफैक्ट 2 सभाएं हुई थी। उन्होंने हालांकि वो पहले ही उन्होंने कह दिया था कि हमारी जो यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो डायरेक्ट सीधी जो राजनीति है, सीधी सियासत है, उससे उसको उन्होंने अलग रखा है। हालांकि उस बीच में एक दिन के लिए वो राजकोट गए थे गुजरात, लेकिन हिमाचल में वो नहीं गए। अब देखिए बड़ा दिलचस्प होगा। ये तो अक्सर कांग्रेस में ऐसा होता रहा है कि अगर कांग्रेस जीत जाती है तो कहेंगे कि देखिए राहुल तो हमारे यहाँ गए भी नहीं और हमें जो है वो हम यहाँ सरकार बना रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं विभा, और हमने ये भी समझा कि किस तरीके से ये जो चुनाव है वो कितना इम्पोर्टेंट है और चुनाव का इम्पैक्ट जो है क्या पड़ सकता है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बिहार पर भी जो बिहार के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव पर जो हो रहे हैं वहाँ पर जो सीट पे जो आंकड़े हैं, हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, तो हम थोड़ा चाहेंगे कि आपको एक एक अपडेट जल्दी जल्दी बताएं। और बहुत सारे लोग हैं और जो कि अभी सिस्टम पर काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, तो एक बार फिर से चल लेते हैं कि अभी क्या कुछ चल रहा है। और ये फोन कॉल जो हम आपको बता रहे थे कि फोन कॉल पे जैसे आ रहे हैं नंबर और जैसे बताया जा रहा है कि कौन कहां से आगे चल रहा है, तो वो चल रहा है। मैं अभी अपने सहयोगी से पूछूंगी कि अभी क्या कुछ चल रहा है, अभी क्या अपडेट आ रहा है? अभी अपडेट ये है, गुजरात के जो हर्ष संघवी है, होम मिनिस्टर हैं, वो मौजूदा सीट से आगे चल रहे हैं। जी सर। और तो देखिए ये एक एक अपडेट जो है वो लगातार हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। और एक बार फिर से चलते हैं विभा के पास स्टूडियो। और देखिए ये वो आंकड़े हैं जिन आंकड़ों का जिक्र हम बार बार कर रहे थे। और इंटरेस्टिंग इस मायने में क्योंकि गुजरात की अगर बात कर ले तो 139 का आंकड़ा जो लीड के साथ इस वक्त बीजेपी के पास है और दूर दूर तक दूसरी कोई भी पार्टी आपको नजर नहीं आ रही होगी।
कांग्रेस 29 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है, लेकिन आप जो है वो 9 सीटों पर इस वक्त लीड ले चुकी है। लेकिन बिहार वापस लौटते हैं, बिहार की बात करेंगे। बिहार में मुजफ्फरपुर के कुर्नी में जहां पर उपचुनाव के नतीजों को लेकर आप इंतजार कर रहे हैं, तो लेटेस्ट अपडेट ये कि पहले टेबल की काउंटिंग के बाद बीजेपी जो है वो बढ़त, और बीजेपी को 4194 वोट मिले हैं, जबकि जेडीयू जो है वो दूसरे नंबर पर उनके कैंडिडेट को 2194 वोट मिले हैं। 2000 वोटों से बीजेपी कैंडिडेट इस वक्त पहले राउंड में आगे बढ़ते हुए। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, बीजेपी ने कम से कम पहले राउंड के साथ ये तय कर दिया है कि भाई हम आगे तो जरूर हैं, अब ये टाइट फाइट आपको जरूर आगे आगे नजर आएगी। जी बिल्कुल विभा, देखिए जो पहले राउंड की जो परिणाम सामने आया है उसमें लगभग 2000 का अंतर है और 2000 से बीजेपी जो प्रत्याशी जो है उन्होंने बढ़त बनाई है। सबसे खास बात यह है कि ये जो पहले राउंड की जो गिनती हुई है वो उन इलाकों में हुई है, खरौना पंचायत जिसे कहा जाता है, वो इलाका जो है वो भूमिहार बहुल इलाका माना जाता है। और वीआईपी के जो प्रत्याशी थे वो भूमिहार समाज से आते थे, जिन्हें मात्र 370-372 मत जो है इस इलाके से मिला है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को भी ये उम्मीद थी कि मुकेश सहनी की जो पार्टी है और उनके जो प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मुकेश सहनी जो मार्च भात का जो नारा दिया था वो भी यहाँ पे विफल होता दिख रहा है और भाजपा के प्रत्याशी ने एक पहले राउंड में जो लीड ली, हालांकि ये अभी सिर्फ रुझान है और इसमें आगे परिवर्तन होने की संभावना भी है, लेकिन ये लीड जो है पहले राउंड में वो 2000 की लीड है और कहीं ना कहीं महागठबंधन। लेकिन प्रफुल्ल जैसे हम एक इलाके की अगर हम बात कर रहे हैं, उसकी अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप वैसे इलाकों में लीड के साथ शुरुआत करते हैं जहां पर आपको भी खुद संशय रहा हो, तो बीजेपी के लिए ये बहुत अच्छा साइन नजर आता है। जी बिल्कुल विभा, देखिए भाजपा के लिए कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि चूंकि वीआईपी के जो प्रत्याशी हैं नीलाभ कुमार वो भूमिहार समाज से आते हैं और ये जो इलाका है जहां से पहले राउंड की गिनती शुरू हुई है ये इलाका भूमिहारों का माना जाता है और इसमें उनका वर्चस्व होता है। लेकिन उस इलाके में इसका ये जो रुझान आया है, जो मतों का अंतर मिला है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि जो भूमिहार समाज के जो वोटर थे वो भाजपा की तरफ उनका रुख हुआ, वो जातिवाद की तरफ नहीं गए और भाजपा वीआईपी के जो प्रत्याशी हैं उनको उनका समर्थन नहीं मिला, जिसका कारण है कि मात्र 372 वोट जो है पहले राउंड में नीलाभ कुमार को मिला है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये सुखद खबर है और पहले राउंड की जो गिनती शुरू हुई है उसमें जो लीड मिला है वो भाजपा के लिए बहुत अच्छा है, उनके नेताओं को सुकून देने वाला रुझान है। लेकिन आगे जो है स्थिति और स्पष्ट होगी जब चूंकि 23 राउंड गिनती होनी है, 14 टेबल पे गिनती हो रही है, तो जैसे जैसे राउंड वाइज जब गिनती का परिणाम जब सामने आएगा तो उसके बाद परिस्थितियां और बदल भी सकती हैं। बिल्कुल 14 राउंड तक गिनती होगी और 14 राउंड की गिनती में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन ये संभवतः ये जो शुरुआती अगर आप इस आंकड़े को देख रहे हैं तो 2000 का मार्जिन बहुत अच्छा खासा मार्जिन माना जाता है। विधानसभा उपचुनाव के लिहाज से देखा जाए तो ये मार्जिन बहुत बड़ा है। अभिषेक हमारे साथ हैं, लगातार हमारे गेस्ट पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संतोष पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, चितरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी से, वहीं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक फटाफट रिएक्शन में लेती चलूं, अभिषेक आपसे एक रिएक्शन, 2000 का मार्जिन और 2000 के मार्जिन के साथ बीजेपी ने पहले राउंड में तो कम से कम बढ़त ली है, क्या ये परेशान करने वाली बात है? नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। कुर्नी के अगर आप क्षेत्र को देखेंगे, हम लोग तो उसका और डीपली एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर एनडीए के वोटर्स ज़्यादा हैं, तो अगर उनको कहीं लीड मिल गई है तो अति उत्साह में आने की आवश्यकता नहीं है। अभी 23 राउंड्स की काउंटिंग होनी है, ये पहले राउंड का ही नतीजा आपने बताया है। अभी आने वाले समय में जो राउंड्स की काउंटिंग होगी, निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि महागठबंधन समर्थित जनता दल यूनाइटेड के जो उम्मीदवार हैं एक बड़े मार्जिन से वो लीड करेंगे और लास्ट में जो रिजल्ट आपके सामने आएगा उसमें जीत महागठबंधन के प्रत्याशी की ही होगी। बिल्कुल, तो लास्ट काउंटिंग तक का इंतजार करना होगा। अपनी जीत के लिए आप जैसे आश्वस्तता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन वो जाति वाला फैक्टर जो है, जिसे रवि उपाध्याय भी मानते हैं कि भाई आप कहीं से घूम फिर कर पहुंच जाइए, लेकिन शाश्वत सत्य यही है कि जाति जो है वो सबसे आगे होती है, सबसे अग्रगणी होती है। क्या वो अगर एक एक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर वीआईपी जिस स्ट्रेटेजी के साथ खड़ी थी वो यहाँ पर फेल हो गई? रवि उपाध्याय जी, आपकी प्रतिक्रिया? निश्चित रूप से देखिए, अभी जो हम शुरू से इस बात को कह रहे थे विभा जी
कि भूमिहार समाज जिसकी बात लोग कर रहे हैं कि वो वोट में सेंधमारी के लिए माछ भात का नारा भी दिया था विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो कहीं पर वो दिखाई नहीं पड़ रहा अभी फर्स्ट राउंड में जो आपने जो अभी वहां से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें, क्योंकि जो भूमिहार बाहुल इलाका है वहां पर भूमिहार समाज ने पूरी तरह से जो उनका परंपरागत वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यह एक सुखद खबर है और इसमें निश्चित रूप से वह डेवलपमेंट को वो लोग मुद्दा बना रहे हैं, वो लोग जातीय आधार पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब और आने दीजिए नीचे। लेकिन एक बात और है विभा जी कि यहाँ पर 2015 का ही सेटअप है। 2015 में जो चुनाव हुए थे वही केदार गुप्ता थे और वही मनोज कुशवाहा थे, वही सेटअप में यहाँ पर फिर इस बार का उपचुनाव हो रहा है। तो यह देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये आरजेडी की सीट थी, आरजेडी ने इस सीट को जदयू को दिया है। तो यह जो इतने दिनों से जो दो उपचुनाव के परिणाम हुए गोपालगंज और मोकामा, उसमें यह बार बार कहा जा रहा था कि जदयू का वोट जो है सो आरजेडी पर चढ़ता है कि नहीं, और आरजेडी का वोट जदयू पर चढ़ता है कि नहीं, यह भी यहां पर दिखाई पड़ेगा। आने दीजिए थोड़ा सा और अभी यही वो महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल रवि उपाध्याय जी, आपने सटीक बात कही कि यही वो महत्वपूर्ण बात है। महागठबंधन अगर बनता है तो सहयोगी को उम्मीद होती है कि उनकी ताकत बढ़ेगी, जो दूसरी पार्टी का वोट बैंक है वो उनके साथ जुड़ जाएगा। तो महागठबंधन के साथ इस सीट पर जिसे आरजेडी ने अपनी सीट को जेडीयू को दे दिया, यहां पर जेडीयू के वोटर, आरजेडी के वोटर क्या सब मिलकर परिणाम को उनके पक्ष में ला पाएंगे? ये तस्वीर बनती है क्या, ये देखना होगा। संतोष पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष पाठक जी, शुरुआत तो आपने अच्छी की है, लेकिन क्या ये अंत तक जारी रहेगा? इसमें किसी भी प्रकार का शंका तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता विभा जी। आपके स्क्रीन पे जितने भी परिणाम आ रहे हैं, गुजरात के हों, हिमाचल के हों, मैं अभी मोबाइल पे अभी चेक कर रहा था, अन्य राज्यों में भी जो उपचुनाव हो रहे हैं, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आगे। हिमाचल में थोड़ी तस्वीर बदल गई है संतोष जी, हिमाचल में थोड़ी तस्वीर बदल गई है, थोड़ी सी अभी वो धीरे धीरे संभल जाएगा। हम लोग आपको भी मालूम है कि हर 5 साल पर वहां पर जनादेश में बदलाव होता है, लेकिन जिस प्रकार की टक्कर भारतीय जनता पार्टी वहां पर अभी दे रही है, तो सरकार तो हम ही बनाएंगे ये तय है। वहां पर किसी भी प्रकार का मुझे कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। हाँ, जब आप दो सीटें जीतकर सरकार बना लेते हैं, और देखिए बीच वाली बात नहीं है। अभी जातियों पर बहुत बात हो रही थी विभा जी कि जातीय समीकरण के आधार पर सारी चीजें चलती हैं। वास्तविकता ये है विभा जी कि अब 21वीं शताब्दी के भारत में हम लोग जी रहे हैं, जहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। महागठबंधन के पास कोई ऐसा एजेंडा ही नहीं है जिसकी वजह से लोग उसको वोट करें। कोई कारण नहीं है कि महागठबंधन को कोई मत मिले या नहीं मिले। कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज की डेट में, जब हम लोग अकेले मैदान में है और ये लोग 7 दलों के गठबंधन है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अभी 2000 से ज्यादा मतों से आगे चल रही है। इसका मतलब यह है कि जो मुद्दे हम लोगों ने चुनाव में उठाए हैं, वो मुद्दे जनता को समझ में भी आए, जनता ने उन विषयों को ठीक से समझा है। और जिस प्रकार की फर्जी नियुक्ति पत्र जिस प्रकार से जदयू के लोगों ने और महागठबंधन के लोगों ने बांटा है, तेजस्वी यादव जी ने बांटा है, वो बात जनता को समझ में आ गई। तो पहले ही राउंड की काउंटिंग हुई है, पहले ही टेबल की काउंटिंग हुई है। आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा अति उत्साहित होकर बहुत जल्दी कोई फैसला दे रहे हैं, जिसमें आपने सीधे तौर पर दरकिनार कर दिया कि कोई मुद्दा था ही नहीं, इनके पास कोई स्ट्रेटेजी थी ही नहीं, जनता का फैसला जो अंत तक ऐसा ही होगा? देख लीजिए विभा जी, देखिए मुझे अभी इतना, मैं अभी जो बोल रहा हूँ यही अंत तक बोलता रहूंगा। मैं आपको, अगर आप यहाँ होती पटना में, तो आपको लड्डू खिलाकर मैं ही जाता यहाँ से। चलिए, ये अंत तक ऐसे ही बरकरार रहेगा। और अगर ऐसा नहीं रहा तो क्या आप ये मानेंगे कि जनता ने सहर्ष से स्वीकार किया इस नए गठबंधन को? यहाँ पर उनके आपके जिन विषयों के साथ आप चुनावी मैदान में उतरे, वहां पर जनता ने उसे नकार दिया। ये भी इस बात को भी स्वीकार करना होगा। विभा जी, हम लोग साथ में बैठे थे, अलग चुनाव की काउंटिंग हो रही थी, उसमें किसी को विश्वास था कि 7 दलों का महागठबंधन मिलकर एक अकेली भारतीय जनता पार्टी को गोपालगंज में जीतने देगा, लेकिन हम लोगों ने जीता कि नहीं चुनाव? थोड़ा जवाब दे। तो ये चुनाव हम लोग भी ये कुरहनी का भी चुनाव जीतेंगे, सामने आपके गुजरात का आ रहा है वो भी हम लोग जीतेंगे, और हिमाचल भी जीतेंगे। चलिए, चित्ररंजन गगन जी से एक प्रतिक्रिया ले लूं। चित्ररंजन गगन जी, चूंकि आपने कहा था कि चूंकि बैलेट की काउंटिंग हो रही है, ईवीएम की काउंटिंग नहीं हुई है, तो ये जो आपको लीड की सिचुएशन दिखा रही है ये शायद बदल जाए। लेकिन अब मैं बता दूं आपको कि पहले राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, पहले टेबल की काउंटिंग हो चुकी है, और आंकड़े यही है कि 4000
वोट जो है वो बीजेपी कैंडिडेट को तकरीबन गए हैं और तकरीबन 2194 वोट जो है वो जेडीयू के कैंडिडेट को गए हैं। मार्जिन 2001 वोटों का है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? आप विभा जी, जैसा कि आपके रिपोर्टर द्वारा बताया गया कि अभी जो फर्स्ट राउंड में जो गिनती हुई है, यह वह एरिया है, खरौना का जो एरिया है वह एनडीए का काफ़ी मजबूत गढ़ है और वहाँ पर मात्र 2000 से इनका लीडिंग हुआ है उस एरिया में। और इसी से हम कल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आगे इनकी स्थिति क्या होने वाली है। 2015 में इसी ढंग से इन लोगों ने फटाखा छोड़ना शुरू कर दिया था, अबीर लगाकर जश्न मनाना शुरू कर दिया था, मिठाई बांटना शुरू कर दिया था और बाद में क्या स्थिति हुई सबने देखा है। अभी संतोष जी मुद्दा की बात कर रहे थे, वही तो मैं कहता हूँ कि इनके पास मुद्दा क्या है? केवल धार्मिक उन्माद पैदा करना, भाई भाई के बीच में मतभेद पैदा करना, भावनात्मक मुद्दों को भड़काना। क्या कभी कभी नहीं संतोष जी, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। कभी बेरोजगारी पर ही नहीं बोल सकते हैं, महंगाई पर नहीं बोल सकते हैं, इनके नेता नहीं बोल सकते हैं। और केवल ऐसे मुद्दों को उठाना जिससे जन सरकार का कोई वास्ता नहीं है, वैसे मुद्दों को उठाते हैं। अभी कह रहे थे कि फर्जी नियुक्ति पत्र बांटना, झूठ बोलना तो इन लोगों का संस्कार रहा है, झूठ बोलते हैं। चित्रंजन जी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर आपने रोजगार के मुद्दे को उठाया भी, जिस पर जनता विश्वास कर रही है और आप इसी तरीके से परिणाम को देख रहे हैं, तो आपको भी ये रोजगार का मुद्दा उठाते उठाते सालों लग गए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बैलेट वाला लोग भारतीय जनता पार्टी। अरे संतोष जी सुनिए ना, वो मैंने मजबूर कर दिया, महागठबंधन ने मजबूर कर दिया कि महागठबंधन के कदमों पर चलते हुए इन्होंने जो है सो नाटक शुरू किया। खुद इनके द्वारा जो नियुक्ति पत्र बांटा गया है, 3 साल पहले जिस डॉक्टर की नियुक्ति एम्स में हो गई, 3 साल पहले जिसकी नियुक्ति सीआरपीएफ में बीएसएफ में हो गई, उसको बुलाकर नियुक्ति पत्र ये लोग दिए हैं। और यह जो कर रहे हैं, अभी 3 महीना के अंदर 50,000 से ऊपर नियुक्ति पत्र बांटा गया है। और महागठबंधन, बिहार की महागठबंधन सरकार ने मजबूर कर दिया केंद्र सरकार को कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी अब रोजगार की बात करने लगे हैं। अब भाजपा के नेता और प्रवक्ता भी रोजगार की बात करने लगे हैं। जनता के हित में तो आप लोगों ने काम किया, युवाओं के हित में तो काम किया, चाहे वो पक्ष की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो, क्योंकि आप उन्हीं के लिए काम करते हैं, उन्हीं के जनप्रतिनिधि हैं। तो ये सोच जरूरी थी, ये सोच जरूरी थी। अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं, अभिषेक का रिएक्शन ले लेते हैं। जी 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 विभा, आपकी आवाज नहीं पहुंच पाई। अभिषेक, आप अपनी बात कहें। जी, रुझानों में तो बीजेपी सिकंदर रही ही है और हमने भी इस बात को पहले ही कहा कि अति उत्साह में ये लोग लड्डू मिठाई बांटना शुरू कर देते हैं। और मैं तो पटना में ही हूँ, चित्रंजन गगन जी भी पटना में ही हैं। हम लोग तो चाहेंगे कि संतोष पाठक जी हम लोगों को लड्डू, हार का लड्डू ही खिला दें। लड्डू खाने से मतलब है, मुंह मीठा होने से मतलब है। तो इनसे आग्रह होगा कि विभा जी नहीं है तो कम से कम हम लोग को ही खिला दें। और जनाधार जो है वो जनता दल यूनाइटेड के साथ, महागठबंधन के कुनबे के साथ होगा, ये आने वाले समय में साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम मुद्दा होता है मंदिर मस्जिद, समाज में तनाव पैदा करना, इंडिया पाकिस्तान करना। अगर 2 करोड़ के हिसाब से इन लोगों ने 8 वर्षों में रोजगार दिए होते तो 16 करोड़ रोजगार देश को मिला होता। सोचिए बिहार के हिस्से में कितना आता। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। नाव डूबी क्योंकि नाव पानी के अंदर नहीं गई, पानी नाव पर चढ़ गया। तो अभिषेक आपको टोक रही हूँ, लेकिन सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे कि अब से कुछ महीनों पहले ही आप उसी बीजेपी के साथ सहयोगी थे, आप उसी के साथ सरकार चला रहे थे। उस वक्त रोजगार की चर्चा क्यों नहीं थी? उस वक्त लोगों के रोजगार की चिंता आप क्यों नहीं कर रहे थे? और वहां ये दबाव क्यों नहीं था? क्या ये महागठबंधन में तब्दीली के बाद ही आपके अंदर आरजेडी की वजह से तब्दीली आ गई क्या? विभा जी, आप लोग हमेशा खबरों को सुर्खियों में चलाया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर क्लैश, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं। आप ही लोग खबरें चलाया करते थे क्योंकि ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हुआ करते थे उनमें हमारी राय भाजपा से गोरा करने वाली बात। अरे भाई, हमने आपका विरोध हमेशा किया है।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, से पेंट कर दिया, वही करने बिहार वाली को बात है। विशेष राज्य का दर्जा मिले, कब हमने विशेष नहीं राज्य मांगा का दर्जा आपसे? नहीं मिल रहा है, आपको भी मालूम है कि नहीं मिल रहा है। चलिए, और वो थेसिस में चोरी की है। आपने अपनी मंशा को सबसे जाहिर बड़ी कर बात दिया। यह है कि बिहार के हक की बात आपने नहीं की। विशेष राज्य का बिहार के दर्जा का साथ जो पक्षपात थेसिस पूर्ण है, रवैया। वो स्वयं अच्छा, नीतीश पटना कुमार जी ने यूनिवर्सिटी को चोरी की है। सेंट्रल दर्जा कब दीजिएगा? स्वयं चोरी की है, जातीय उस पर केस जनगणना चला है। अब करवाइएगा। देखिए, जब आपके मुद्दों गाँव की में बातचीत नहीं हुई तो हो भी गया खड़ा था। होने लगता है। 18 बरस ये में तब्दीली काम मुझे लग रही थी कि काम शायद अब हो रहे लोगों थे, की सोच आसमान में में बदलाव आ रहा है। पार्टियां था। एक नई तरीके से आम लोगों की, जनता के आसमान में हित में धान बोआ मुद्दों रहा को था रख करके 18 चुनाव में उतरती है, तो क्या वहां हो पर रहा फिर से था? बात वही पहुंच जाती है।